प्रतीक बहुत देर तक चुपचाप बैठा सोच रहा था। थोड़ी देर बीतने के बाद ओम ने कहा, कहो बरखुरदार, क्या इरादा है? प्रतीक ने ओम को कोल्ड लुक दिया और कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ मजाक के मूड में आए हो। प्रतीक का कमेंट थोड़ा अजीब था। ओम के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस थे। असल में प्रतीक को ये क्लियर हो गया था कि उसके जरिए ओम शेखावत फैमिली में एंटर करना चाहता था। ये डील विल सब बात की बात है। तुमने शेखावत फैमिली का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? प्रतीक की बात सुनकर ओम अजीब तरह से हंसा। लगता है मिस्टर प्रतीक अपनी फैमिली को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं, पर शेखावत फैमिली को मैं आपसे ज्यादा करीब से जानता हूँ। प्रतीक इस तरह से ओम को घूर रहा था जैसे आंखों से ही उसे स्कैन कर लेगा और मन की बात जान जाएगा। बुढ़ा बड़ा एरोगेंट है, पर इसे शेखावत फैमिली का जरा भी डर नहीं है। प्रतीक को ये पता था कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ऐसे लोग बहुत कम थे जिनमें शेखावत फैमिली का खौफ नहीं था। तुम हो कहाँ से? प्रतीक ने बहुत काम टोन में पूछा। ओम के फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। प्रतीक के सवाल का जवाब देने की जगह उसने फिर से डील दोहरा दी। 20% शेयर के साथ स्काई सिटी में एंट्री। और मेरे बाकी के ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? ओम ने भी बहुत काम टोन में पूछा। जो तुम चाहो वो दे सकता हूँ। तुम जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जिसे भी लाना चाहते हो, सिर्फ एक फोन कॉल की बात है मेरे लिए। पर प्रतीक एकदम खामोश हो गया। बात अधूरी छोड़कर ही वो अपनी ब्लैक टी पीने लगा। ओम उसे गौर से देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि प्रतीक आगे कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओम ने एक्साइटेड होकर पूछा, पर क्या पर? इस बार उसकी आवाज पहले जितनी काम नहीं थी। प्रतीक के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, सुनिए मिस्टर, जब तक मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तक मैं बिजनेस की बात नहीं करता। इसके बाद प्रतीक फिर अपनी ब्लैक टी पीने लगा। उसने ऐसा शो किया जैसे वो ओम को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए वो विंडो से बाहर देखने लगा। आई एम ओम दीवान, मार्शल आर्ट स्कूल से आया हूँ। ओम ने बहुत आराम से खुद को पूरा इंट्रोड्यूस किया। प्रतीक ने चौंक कर ओम की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। ओम ने भी जज कर लिया था कि उसकी बात सुनकर प्रतीक को शौक लगा था। कुशवाहा ने अभी भी मेरे पीछे लोग छोड़ रखे हैं। ये आदमी आसानी से नहीं सुधरेगा। प्रतीक गुस्से से भरा बैठा था, लेकिन ओम के सामने उसने अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल रखा। कुशवाहा भी प्रतीक के पावरफुल एनिमीज में से एक था। उसका मन तो हो रहा था कि वो ओम को इतना मारे कि वो दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत ना करे। कुशवाहा आखिर चाहता क्या है, ये मैं इस बुढ़े के जरिए ही पता कर सकता हूँ। बस यही सोचकर प्रतीक ने खुद पर कंट्रोल कर रखा था। अभी तो ये भी नहीं पता कि ये अपने साथ कितने लोगों की फौज लेकर आया है। क्या कुशवाहा भी इसके साथ देहरादून आया है? बहुत सारे सवाल प्रतीक के मन में चल रहे थे। उसे सोच में डूबा देखकर ओम ने पूछा, आर यू सरप्राइज्ड मिस्टर प्रतीक? ओम ने बहुत प्राउडली कहा, मुझ पर डाउट मत करो, चाहो तो मैं अपनी पावर भी दिखा सकता हूँ। ओम की आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रतीक को शॉक्ड देखकर उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। वो बहुत रिलैक्स होकर बैठा था और प्रतीक के फेस को घूर रहा था। मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने में ही भलाई है मिस्टर प्रतीक, और फिर मैं आपको शेखावत फैमिली में भी तो एंट्री दिलवा रहा हूँ। प्रतीक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो ओम ने दोबारा कहा, सोच लीजिए, मेरे साथ बिजनेस करके आपको फायदा ही होगा। प्रतीक ने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। सपाट टोन में उसने जवाब दिया, ये बहुत सीरियस मैटर है, लेट मी थिंक अबाउट इट। प्रतीक ओम को एकदम मना भी नहीं करना चाहता था। वो समझ गया था कि ओम के थ्रू उसे कुशवाहा तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता था, इसलिए उसने थोड़ा टाइम मांगा था। ओम भी उसकी बात से खुश नजर आया। ओके डन, अभी मैं चलता हूँ, जब आप सोच लें तब फोन जरूर करना। ओम कैफे से चला गया। दोनों की इस बातचीत के बीच पार्थी की नींद लग गई थी। वो प्रतीक के कंधे पर सिर रखे रखे ही सो गई थी। वैसे भी उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि कुशवाहा कौन था, इसलिए वो बात की सीरियसनेस नहीं समझ पाई थी। प्रतीक ने उसके माथे पर हल्के से टैप किया। ओह सॉरी, मेरी आंख लग गई थी, पार्थी ने झेंपते हुए कहा। प्रतीक ने उसे स्माइल दी और चलने के लिए कहा। कैफे से बाहर आकर ओम अपनी लग्जरी कार में बैठ गया। उससे पहले ही कार के अंदर कोई बैठा हुआ था। ये शख्स कोई और नहीं, राधेश था, जो ओम के आने का वेट कर रहा था। कुछ बात बनी?
कार की सीट पर सिर टिकाए और आंखें बंद किए हुए ही राधेश ने पूछा। ओम ने भी वही जवाब दिया जो राधेश सुनना चाहता था। बिल्कुल, हमारा ऑफर था ही ऐसा कि प्रतीक मना नहीं कर सका, ओम ने प्लीजेंट टोन में कहा, जिसे सुनकर राधेश ने आंखें खोल ली और स्माइल करते हुए ओम को देखा। तुम हमेशा मेरी उम्मीद पर खरे उतरते हो ओम। राधेश ने ओम को अप्रिशिएट किया, लेकिन ओम थोड़ा एम्बेरेस हो गया। उसने क्लियरली मना नहीं किया है, उसका रिएक्शन देखकर लगा कि वो मान जाएगा, ओम ने थोड़ी दबी हुई आवाज में कहा। लेकिन राधेश कन्विंस था, वो भी बिजनेसमैन है, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा तो टाइम लेगा ही ना। राधेश गहरी सांस लेकर फिर रिलैक्स होकर बैठ गया। उसने कहा, इट्स अ गुड स्टार्ट, बस तुम उस पर नजर रखने में लापरवाही मत करना, खास तौर से शेखावत फैमिली के बीच। राधेश ने ओम को ताकीद किया। वैसे शेखावत फैमिली में अभी क्या चल रहा है? राधेश ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। जयद्रथ जी चंपावत से वापस लौट आए हैं, पवित्र भी येलो हॉक से मिलकर वापस आ गया है। ओम बोलते बोलते थोड़ा रुका, कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ी फोर्स लेकर मुझे कुछ दिन उन लोगों के आसपास ही रहना चाहिए ताकि सब अच्छे से समझ सकूं। राधेश ने सहमति में गर्दन हिलाई और कहा, जो भी करना सोच समझ कर करना, प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। राधेश की टोन थोड़ी धमकाने जैसी थी। इसके बाद भी कुछ देर तक दोनों शेखावत फैमिली और प्रतीक के बारे में डिस्कस करते रहे। बातें पूरी होने के बाद राधेश ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, दून एकेडमी चलो। दून एकेडमी थोड़ी दूर थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद राधेश की कार कॉलेज के सामने खड़ी थी। कार से उतरने से पहले राधेश के एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो गए। उसके चेहरे की रूडनेस जा चुकी थी और काइंड लुक नजर आ रहा था। फेस पर स्माइल के साथ वो कार से बाहर निकला। उसकी आंखें किसी को तलाश रही थी। अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, आई एम हियर अंकल। इस प्यारी सी आवाज को सुनकर राधेश की स्माइल और भी बड़ी हो गई। राधेश ने पीछे पलट कर देखा, एक क्यूट सी बच्ची उसे ही देखकर स्माइल कर रही थी। आपने वो बुक पढ़ी जो मैंने दी थी? राधेश ने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। प्रतीक अगर ये नजारा देख लेता तो शायद गश खाकर गिर चुका होता, क्योंकि जिस बच्ची से राधेश इतने प्यार से बात कर रहा था वो असल में सुहानी थी। प्रतीक ये सोच भी नहीं सकता था कि सुहानी को जानने वाला कोई और भी हो सकता था। खुद सुहानी को ये नहीं पता था कि उसके पापा डैनी जामवाल के कोई बेस्ट फ्रेंड उसे यहाँ मिलेंगे और उसके फोस्टर फादर भी बन जाएंगे। हाँ पढ़ी थी ना, पर मुझे उसके बहुत सारे सेंटेंसेस समझ में नहीं आए। सुहानी ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए राधेश से कहा। उसकी मासूमियत पर राधेश को और प्यार आ गया। उसने उसे समझाया, कोई बात नहीं, अगर तुम बुक की जरूरी बातें भी समझ गई तो काफी कुछ सीख जाओगी। सुहानी ने इनोसेंटली कहा, आप भी प्रतीक अंकल जैसी ही हैं, वो भी जब देखो तब पढ़ने की ही बात करते हैं। बाय द वे, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो भी मेरे पापा के फ्रेंड हैं। इस बात का राधेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी की बात सुनकर राधेश के चेहरे के एक्सप्रेशन भी थोड़े चेंज हो गए। सुहानी ने बहुत इनोसेंटली ये बात कही थी, लेकिन एक शब्द सुनकर राधेश के एक्सप्रेशंस बदल गए। मैं तुमसे बहुत दिन से नहीं मिला, इसलिए शायद तुम सब कुछ भूल गईं। राधेश के फेस पर कुछ बिटर एक्सप्रेशंस थे, लेकिन मासूम सुहानी नहीं समझ सकी। उसने पहले की तरह ही इनोसेंट टोन में पूछा, क्या अंकल? राधेश ने सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकल, यही तो वो बात है जो तुम भूल गई मेरी प्यारी बच्ची। क्या तुम हमेशा मुझे अंकल ही बुलाती हो? याद करो तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या सिखाया था? राधेश के फेस पर तो स्माइल थी, लेकिन ये कहते हुए उसकी टोन थोड़ी हार्ड थी। सुहानी ने थोड़ी देर सोचने की कोशिश की और फिर खुशी से चहकते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, मुझे तो आपको फ्रेंड पापा बोलना है ना, आप मेरे अडॉप्टिव फादर जो हैं। राधेश के फेस पर कनिंग सी स्माइल आ गई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा देखो, फ्रेंड पापा अपनी प्यारी बच्ची के लिए क्या लेकर आए हैं? राधेश ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक बॉक्स था जो अलग अलग तरह के स्नैक्स से भरा हुआ था। उस बॉक्स को देखकर ही सुहानी खुश हो गई। थैंक यू फ्रेंड पापा, ये कहते हुए सुहानी राधेश के गले लग गई।
राधेश ने भी उसे प्यार से थपकी दी और कहा, याद रखना, प्रतीक अंकल को फ्रेंड पापा के बारे में नहीं बताना है। सुहानी ने थोड़ा वियर्ड सा लुक दिया। फिक्र मत करो, जब राइट टाइम होगा तब हम खुद उन्हें इस बारे में बताएंगे। अभी बताओगी तो हो सकता है वो डर जाएं और कुछ नुकसान पहुंचाएं। राधेश ने सुहानी को समझाने की कोशिश की। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा की डेथ के बाद सिर्फ इस फ्रेंड पापा ने तुम्हारी हेल्प की थी। प्रतीक अंकल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना? पर सुहानी अपने फ्रेंड पापा यानी कि एडिप्टिव पापा की इस बात को सही नहीं मान सकी। उम्र भले ही कम थी, लेकिन प्रतीक की अच्छाई वो भूली नहीं थी। आपको नहीं पता फ्रेंड पापा, प्रतीक अंकल इज वेरी काइंड टू मी, ही इज वेरी गुड। सुहानी ने कुछ ऐसा कहा था जो राधेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस बात से अनजान सुहानी ने आगे कहा, प्रतीक अंकल ने ही मेरी हेल्प की और मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया। आप तो तब तक मुझसे मिलने आए भी नहीं थे। भोलेपन के साथ सुहानी ने राधेश को सच का आईना दिखा ही दिया। ये बात भी बिल्कुल सच थी कि कभी डैनी ने ही सुहानी को राधेश से मिलवाया था और ये भी बताया था कि राधेश उसका एडॉप्टिव फादर था। इसलिए दून एकेडमी में राधेश से मिलने पर सुहानी ने उसे अपना एडॉप्टिव फादर मान लिया था और उसी रिस्पेक्ट के साथ मुलाकात की थी जैसे उसके पापा ने सिखाया था। शायद इसलिए राधेश को ये उम्मीद नहीं थी कि सुहानी प्रतीक की इतनी तरफदारी करेगी। सुहानी की बात सुनकर वो चुप हो गया। उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। फ्रेंड पापा, आप चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? राधेश के एक्सप्रेशंस इस बार इतने बिटर थे कि नन्ही सुहानी की नजरों से भी नहीं बच सके। वो भी भाप गई कि राधेश को कुछ बुरा लगा था, लेकिन सुहानी को गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं था। राधेश ने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और हंसते हुए सुहानी से कहा, यू आर राइट। राधेश की पूरी कोशिश के बाद भी आवाज की बिटरनेस छुप नहीं सकी। प्रतीक अंकल से मिलूंगा तो उन्हें जरूर थैंक यू कहूंगा। वो नहीं होते तो फ्रेंड पापा तो तुमसे कभी मिल ही नहीं पाते। सुहानी राधेश की बातों से अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थी। उसने पूछा, जब आपकी गलती है तो आप प्रतीक अंकल से मिलकर थैंक यू क्यों नहीं बोलते? राधेश ने फीकी सी स्माइल दी और कहा, बिल्कुल, मैं उनसे मिलकर अपने तरीके से थैंक यू कह दूंगा। ओके, अब तुम क्लास में जाओ, हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इसके बाद सुहानी बाय करते हुए अपनी क्लास में लौट गई। राधेश भी वहां से रवाना हो गया। सुहानी से मिलकर राधेश वापस कार में बैठ गया। उसे अपनी और डैनी की दोस्ती के दिन याद आ रहे थे। मेरी और डैनी की दोस्ती कितनी पुरानी थी। मार्शल आर्ट स्कूल में हुई उठापटक ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। राधेश वैसे तो खुद एक अच्छा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, लेकिन ऐसी बहुत सी ट्रिक्स थीं जो उसे डैनी ने ही सिखाई थीं। दोनों की दोस्ती में फासले बढ़े भी तो एक लड़की की वजह से। समीरा, अगर तुम नहीं होती तो डैनी और मैं हमेशा पक्के दोस्त होते। समीरा डैनी की वाइफ और सुहानी की मम्मी का नाम था। एक तरफ मार्शल आर्ट स्कूल में हालात बदल रहे थे, दूसरी तरफ डैनी और समीरा नजदीक आ रहे थे, जिसकी वजह से राधेश और डैनी की दोस्ती कमजोर पड़ने लगी थी। उस दौर की एक एक बात मेरे सीने में दफन है। कुशवाहा को भी मैंने कभी ये बात पता नहीं चलने दिया। राधेश आंख बंद करके बैठा हुआ था और पुराने दिनों को याद करता जा रहा था। कुशवाहा की नाक के नीचे वो एक अलग ही प्लान पर काम कर रहा था, जिसमें उसे प्रतीक की जरूरत थी। राधेश के इस प्लान में कपकोट की शेखावत फैमिली भी शामिल थी। प्रतीक भी कपकोट ही जाने की तैयारी कर रहा था। पार्थी के साथ एक प्राइवेट प्लेन में सवार होकर वो कपकोट के लिए निकल चुका था। कपकोट के
सीरियस टोन में कहा। पार्थी ने भी फूंक मारकर अपने बालों को थोड़ा उड़ाया और ऐसे बिहेव किया जैसे उसे उन सब मामलों से कोई मतलब नहीं था। पर जो अफवाहें उसने सुनी थी उन्हें सोचकर वो बेहद डरी हुई भी थी। प्रतीक अपनी शेखावत फैमिली में लौट रहा है। पहले से ही काफी इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। प्रतीक किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। प्रतीक पिछले कुछ दिनों से हेल्थ को लेकर काफी परेशान रहा था, इसलिए पार्थी उसके लिए वरिड थी और ऐसी बातें सोच रही थी। उसे सोच में डूबा देख प्रतीक ने कहा, तुम प्लान बना लो, मैं जैसे ही काम से फ्री हो जाऊंगा हम कपकोट घूमने चलेंगे। पार्थी को रिलैक्स करने के लिए प्रतीक ने कहा। दोनों बात करते करते होटल पहुंच गए। होटल के बाहर ही एक शख्स उन दोनों का वेट कर रहा था। हेलो सर, आई एम कुमार मंगत, आपका रूम रेडी है। उसने बहुत पोलाइटली दोनों को ग्रीट किया और कहा, पवित्र सर थोड़ी देर में यहाँ आते होंगे। कपकोट आने से पहले प्रतीक शेखावत फैमिली से जुड़ी काफी जानकारी लेकर आया था। उसे पता था कि पवित्र उसके बारे में क्या सोचता था। शेखावत फैमिली पवित्र को क्यों अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रही है? इसका क्या मतलब हो सकता है? प्रतीक सोच में पड़ गया। और भी कोई आएगा? प्रतीक ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। कुमार मंगत थोड़ा हंसा और कहा, जी उनके साथ उनके एल्डर्स भी हो सकते हैं। प्रतीक ने पूछा, नाना जी कहाँ हैं? कुमार मंगत के पास या तो हर सवाल का जवाब था नहीं या उसे जवाब देने की मनाही थी। उसने बहुत पोलाइटली कहा, मिस्टर पवित्र को आने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रतीक के पास वेट करने के अलावा फिलहाल कोई और रास्ता नहीं था। प्रतीक और पार्थी अपने रूम में चले गए। प्रतीक शेखावत फैमिली के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को देखकर कुछ सोच रहा था। फैमिली के कुछ लोगों से उसकी शुरुआती मुलाकातें अच्छी भी नहीं रही थी। उसे चुपचाप बैठा देख पार्थी ने पूछा, क्या बात है प्रतीक, अपनी फैमिली से मिलने के ख्याल से तुम खुश नहीं लग रहे? प्रतीक ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले। गहरी सोच में होने के बावजूद उसने एक स्माइल दी और कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम कुछ देर रिलैक्स करो, उन लोगों के आते ही हमें निकलना होगा। पार्थी ने भी स्माइल के साथ सिर हिलाया और चली गई। प्रतीक अब भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। नाना जी से मुलाकात कब होगी? ग्रेट ग्रैंडफादर ने पवित्र को ही क्यों चुना मुझे रिसीव करने के लिए? ऐसे एक दो नहीं कई सवाल थे जिनका जवाब प्रतीक जानना चाहता था। तभी कुमार मंगत गेट पर आ गया। उसने गेट नॉक किया। गेट ओपन होते ही उसने कहा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी सर? प्रतीक ने कहा, ब्लैक टी। ऑर्डर लेकर कुमार मंगत जाए उससे पहले प्रतीक ने पूछा, कितनी देर है? कुमार मंगत ने कहा, फ्यू मिनट्स। बोलकर कुमार मंगत वहाँ से चला गया। अब तक पार्थी भी चेंज करके आ चुकी थी। पार्थी जल्दी रेडी हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। पार्थी ने पूछा, तुम चेंज नहीं करने वाले? प्रतीक ने मिरर में एक बार खुद को देखा और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। भले ही प्रतीक पहली बार अपनी मम्मी के घर वालों से मिलने जा रहा था, फिर भी वो अपना लुक और स्टाइल चेंज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपना सिंपल व्हाइट शर्ट वाला लुक ही मेंटेन रखना बेहतर समझा था। कुछ मिनटों बाद दोनों वापस रिसेप्शन पर आ गए। तब तक आलीशान कारों का काफिला भी वहाँ आ चुका था। आइए प्लीज, कार की तरफ इशारा करते हुए कुमार मंगत ने कहा। प्रतीक ने पार्थी का हाथ पकड़ा। पहले पार्थी कार में बैठी और फिर प्रतीक बैठा। उन्हें लेकर कार फिर तेजी से चल पड़ी। कुछ 5 मिनटों बाद ही कार ऐसे रास्ते पर थी जहां दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही नजर आ रहा था। रास्ता देखकर पार्थी थोड़ी टेंशन में दिख रही थी। उसने प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक उसका टेंशन समझ गया। उसने कहा, रिलैक्स, शेखावत फैमिली अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखना चाहती है, इसलिए सीक्रेट प्लेस पर रहती है। करीब 20 मिनट बाद कार एक होटल के सामने रुकी। ये होटल पहले वाले होटल से भी ज्यादा शानदार और लग्जूरियस लग रहा था। प्रतीक और पार्थी होटल के अंदर पहुंचे। पार्थी होटल को देखकर थोड़ा हैरान थी। इतना बड़ा होटल लेकिन पूरा खाली है, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आएगा? लेकिन उसने प्रतीक से कुछ नहीं पूछा। होटल का रिसेप्शन पूरी तरह खाली था। वहाँ सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसके फेस पर भी काफी रूडनेस नजर आ रही थी।
लिफ्ट की तरफ जाने पर होटल का कुछ और स्टाफ दिखा। प्रतीक और पार्थी को होटल के 16वें फ्लोर पर लेकर गया। प्रतीक यहाँ अपने साथ सिर्फ गिरीश पराशर को कराया था, बाकियों को उस अलग अलग शहरों के बिजनेस संभालने के ऑर्डर्स दिए थे। ओम से हुई मुलाकात को भी वो भूला नहीं था। 16th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का गेट खुलते ही सामने एक बड़ा सा हॉल दिख रहा था। इस होटल में ये शेखावत फैमिली के लिए अक्सर रिजर्व रहने वाला खास हॉल था। हॉल में एक बड़ी सी मेज रखी थी जिस पर शेखावत फैमिली के कई लोग बैठे हुए थे। कुमार मंगत पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रतीक शेखावत एंड हिज वाइफ पार्थी। कुमार मंगत के इतना कहते ही हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। अच्छा, तो ये है सरला आंटी का बेटा? शेखावत फैमिली की एक यंग लेडी ने कहा। हाँ, लगता तो है कि यही हमारी फैमिली के होने वाले यंग मास्टर हैं, दूसरी ने जवाब दिया। प्रतीक इस तरह की मीटिंग्स और माहौल पहले कई बार देख चुका था, इसलिए उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन पार्थी ये सब देखकर थोड़ा वियर्ड और शाय फील कर रही थी। वेलकम माय ब्रदर, वेलकम। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पावर्स और तुम्हारे टैलेंट के बारे में भी। आज तुमसे मिलने का मौका भी मिल गया। एक कॉन्फिडेंट और सॉलिड सी वॉइस प्रतीक के कानों में पड़ी। उसने आवाज के डायरेक्शन में देखा। एक बेहद इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का यंग मैन उसी की तरफ आ रहा था। उसके फेस पर ब्राइट स्माइल थी। अपनी ड्रेस पर उसने एक ब्लू कलर का लंबा कोट भी पहना हुआ था, जो शायद शेखावत फैमिली का ट्रेडिशनल वियर भी था। कुमार मंगत ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। ये शेखावत फैमिली के सेकंड यंग मास्टर पवित्र शेखावत हैं। आप दोनों सेम जनरेशन के हैं, इसलिए आप भाई भाई हुए। कुमार मंगत ने बात तो सही कही थी, पर पवित्र को कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने कुमार मंगत को आंखें तरेर कर देखा, फिर प्रतीक को देखकर स्माइल दी। इसके बाद उसने पार्थी से कहा, प्रतीक और मैं सेम एज के हैं और आप हैं उसकी वाइफ पार्थी, राइट? मैं पवित्र, प्रतीक का कजिन ब्रदर। पवित्र ने पूरे एंथुजियाज्म शो करते हुए ये बात कही। प्रतीक और पार्थी दोनों ने उसे प्लीजेंट में हेलो कहा। पवित्र ने पोलाइटली कहा, यू आर वेलकम, टेक अ सीट। प्रतीक ने आगे बढ़कर एक चेयर मूव की ताकि पार्थी उस पर बैठ सके। इसके बाद प्रतीक खुद उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और अचानक चेयर टूटने की आवाज आई। प्रतीक तुरंत संभल गया और अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। उसने पवित्र की तरफ देखा। पवित्र ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या अरेंजमेंट है तुम लोगों का? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम लोगों की वजह से हमारा मजाक उड़ रहा है। जल्दी आओ, एक अच्छी चेयर लेकर आओ। प्रतीक समझ गया कि पवित्र सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा कर रहा था। असल में टूटी चेयर उसी के कहने पर वहाँ रखी गई थी। पवित्र की बात से ये साफ भी हो गया था। पवित्र ने प्रतीक को देखकर सरकास्टिक टोन में कहा, सॉरी ब्रदर प्रतीक, पता नहीं कैसे ये चेयर आपके पास आ गई। वैसे भी शेखावत फैमिली की कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं है। ये कहते हुए पवित्र होठ तिरछे करके कनिंग सी स्माइल देने लगा। इस बीच फैमिली के एक एल्डर मेंबर ने मजाक उड़ाया, अरे इस लड़के का वजन ही ज्यादा लग रहा है, हमारे घर की कुर्सी इसका वजन नहीं झेल पाएगी। प्रतीक ने उस एल्डर मेंबर को भी गौर से देखा। पवित्र ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और कहा, ऐसा मत बोलिए, किसी गेस्ट को मोटा कहना अच्छा लगता है क्या? प्रतीक ने नोटिस किया कि पवित्र ने भाई या ब्रदर जगह उसे गेस्ट बोला था। पवित्र बार बार उसे ये एहसास दिलवा रहा था कि शेखावत फैमिली में प्रतीक का कोई काम नहीं था। प्रतीक ने बिना कुछ कहे उस 3 पैर वाली चेयर को खींचा और उस पर बैठ गया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि इस डिनर में उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता था। प्रतीक उस चेयर पर इतने आराम से बैठा था जैसे वो बिल्कुल ठीक चेयर हो। उसने पवित्र को देखकर स्माइल दी और कहा, डिनर शुरू करें? प्रतीक का अंदाज देखकर पवित्र थोड़ा चिढ़ गया, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए उसने कहा, बिल्कुल, ये डिनर आपके लिए ही तो है। पवित्र ने भी एक चेयर खींची और उस पर बैठ गया। प्रतीक ने नोटिस किया कि वो फैमिली के हेड की चेयर थी। पवित्र ने उसे सामने बैठे थे एक और शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया। प्रतीक, ही इज मनप्रीत कपाड़िया, ये कपकोट जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ कभी बिजनेस करो तो इनकी हेल्प ले सकते हो। प्रतीक ने देखा सामने एक मोटा सा शख्स बैठा था। प्रतीक ने उसे हेलो कहकर ग्रीट किया। पवित्र ने उसकी तारीफ में आगे कहा,
कपाड़िया कपकोट का रिचेस्ट मैन है। यहाँ के बिजनेस सर्कल में इनका बहुत दबदबा है। शिवम राठौर नाम के बड़े बिजनेसमैन के साथ इनकी डील होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ बात नहीं बन पाई। मनप्रीत कपाड़िया ने प्रतीक की तरफ देखा और कहा, हेलो बेटा। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना है तुम भी देहरादून चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हो। तुम्हें प्रेसिडेंट प्रतीक कहना ज्यादा सही रहेगा। तुम कहाँ फैमिली के पचड़ों में उलझ रहे हो? तुम्हें तो बिजनेस की बात करनी चाहिए। ये कहते हुए कपाड़िया बनावटी हंसी हंसा। प्रतीक ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने टेबल पर बैठे लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व किया। वो समझ गया था कि इस तरह उसका मजाक उड़ाने का सिलसिला अभी कुछ देर और चलने वाला था। प्रतीक ने ठान रखा था कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ये महफिल उसे जलील करने के लिए ही सजाई गई थी। प्रतीक बहुत गौर से एक एक बात सुन रहा था और वहाँ मौजूद लोगों को जज कर रहा था। क्या सच में ये वहाँ का बड़ा बिजनेसमैन है? पर मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना, एक मिडिल एजेड शख्स ने कहा। छोटे बालों वाले शख्स के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो प्रतीक का मजाक उड़ाने के मूड में था। पवित्र ने कहा, आप मेरे भाई को जानते नहीं हैं विमलेश। वो देहरादून में गर्दन भी घुमाता है तो लोग डर जाते हैं। ये सुनकर विमलेश जोर से हंसा। अच्छा तो ये बात है, पर ये देहरादून का बिजनेसमैन है तो कपकोट में क्या कर रहा है? यहाँ के रूल्स अलग हैं जेंटलमैन, विमलेश ने ऐसी टोन में कहा जैसे प्रतीक को वार्न कर रहा था। विमलेश ने अपनी सिगार ली और बड़े स्टाइलिश तरीके से मुंह में दबाकर उसे सुलगा लिया। पवित्र ने भी विमलेश की बात पर ठहाका लगाया। उसने कहा, प्रतीक ये विमलेश दवे हैं। कपकोट में कोई भी काम करना हो तो इनसे बनाकर रखना जरूरी है। इन सब से मिलाकर पवित्र ये जताने की कोशिश कर रहा था कि कपकोट के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को वो अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, मैंने सोचा तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें अपने खास दोस्तों से मिलवा दूं। पवित्र ने प्रतीक को देखकर स्माइल दी। पवित्र कुछ गुनगुनाने लगा। प्रतीक को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये बार बार मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, प्रतीक अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए सोच रहा था। प्रतीक को भी ये अच्छे से पता था कि वो बाहर की दुनिया में जितना भी पावरफुल हो, लेकिन शेखावत फैमिली के कुछ रूल्स हैं। उस फैमिली में शामिल होने के बाद उसे भी वो रूल्स मानने ही होंगे। कुछ देर तक उस हॉल में खामोशी छाई रही। उस सन्नाटे को तोड़ा एक औरत की आवाज ने, जो अचानक हॉल में घुसती चली आई थी। उसने चिल्लाकर कहा, प्रतीक आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसके अचानक आने से शेखावत फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैरान रह गए। उस हॉल में सिर्फ पवित्र, कपाड़िया और विमलेश 3 लोग ऐसे थे जो एकदम चिल दिख रहे थे। शायद वो लोग भी इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। उस औरत को वहां देखकर कोई सबसे ज्यादा शॉक्ड था तो वो थी पार्थी। ये कौन है प्रतीक? उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। प्रतीक ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता पार्थी, ट्रस्ट मी। पार्थी चुपचाप बैठ गई। तब तक कपाड़िया की आवाज सुनाई दी, प्रतीक ये मेरी ओल्ड फ्रेंड है, बार बार तुमसे मिलने की जिद कर रही थी। इसने कहा तुम्हें बहुत पहले से जानती है, इसलिए यहाँ ले आया। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। प्रतीक ने उस लेडी को और गौर से देखा और सोचा, ओल्ड अक्वेंटेंस। वो चाहकर भी उस लेडी को पहचान नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़ी वो अजनबी औरत वाइट ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। प्रतीक ने उस लेडी को इग्नोर करते हुए कहा। कपाड़िया कुछ जवाब दे उससे पहले वो लेडी चिल्लाई, अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानते, पर मेरे भाई को तो जानते होंगे ना। वो लेडी प्रतीक को गुस्से से घूर रही थी। तुम्हारा भाई? कौन था तुम्हारा भाई? प्रतीक ने भी गुस्से से चिल्लाकर पूछा। मेरा भाई एक बहादुर आदमी था, एक अच्छा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। कुबेर नाम था उसका, जिसे तुमने बुरी तरह मार डाला, और अब यहाँ तू चैन से बैठा है। वो लेडी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर कुछ लोग उस हॉल में आ गए। ड्रेस देखकर ये समझा जा सकता था कि वो सभी फाइटर्स थे। उन्हें देखकर उस हॉल का माहौल और टेंस हो गया। तो तुम कुबेर की बहन हो? क्या यहाँ बदला लेने आई हो? प्रतीक ने पूछा।
वो लेडी जोर से चिल्लाई, आज मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी कमीने। मेरे भाई को मारकर तूने कैसे सोचा कि तू जिंदा बच जाएगा? पवित्र ने एकदम रिलैक्स टोन में उस लेडी से कहा, कंचन आंटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको पता नहीं यहाँ शेखावत फैमिली का प्रोग्राम चल रहा है? पवित्र ने झूठा गुस्सा दिखाया और कंचन को जाने के लिए कहा, लेकिन कंचन ने पवित्र को रोक दिया। पवित्र जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकती। कंचन की टोन वाकई रिस्पेक्टफुल थी। उसने एक बार मना किया और पवित्र ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। कंचन ने प्रतीक को देखकर कहा, कब तक पवित्र जी के पीछे छिपा रहेगा? हिम्मत है तो सामने आ और इन लोगों का मुकाबला कर। कंचन ने प्रतीक को चैलेंज किया था। पवित्र ने शॉक्ड लुक के साथ प्रतीक से पूछा, प्रतीक, मेरे भाई, तुम इस सिचुएशन में क्या करना चाहते हो? पवित्र ने फेस को एक्सप्रेशन लेस करने की पूरी कोशिश की थी, पर प्रतीक की तेज नजरों से उसकी चालाकी छुप नहीं सकी। ये सब सोची समझी प्लानिंग है, प्रतीक ने मन ही मन सोचा। पवित्र ने कहा, आंटी बहुत गुस्से में लग रही हैं। क्या मैं इन्हें यहाँ से हटाने में तुम्हारी कुछ हेल्प करूं या तुम खुद ही डील कर लोगे? पवित्र की टोन में थोड़ा सरकाज्म भी था। प्रतीक ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पवित्र को देखा और कहा, यू डोंट वरी। पवित्र ने थोड़ा चिढ़ते हुए प्रतीक को देखा और कहा, ओके। विमलेश ने भी मजाक से भरी टोन में कहा, कैसे भाई हो तुम पवित्र? हेल्प करने की जगह पूछ रहे हो? पवित्र ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अब उसे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कंधे उचकाकर हंस दिया। कपाड़िया ने कहा, यही ठीक भी है, उसे खुद ही निपटने दो। कुबेर और कंचन मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, प्रतीक को किए की सजा तो मिलकर रहेगी। कपाड़िया की बात सुनकर पवित्र सिर झुकाकर हंसने लगा। तुम होगे देहरादून के बड़े सूरमा, लेकिन कपकोट में तुम्हारी नहीं चलने वाली। घुटने टेक कर माफी मांगोगे तब भी नहीं बचोगे। कपाड़िया ने कहा। इतनी देर में कंचन के साथ आई फाइटर्स ने प्रतीक को घेर लिया। शेखावत फैमिली के दूसरे मेंबर्स चुपचाप बैठकर सारा तमाशा देख रहे थे। प्रतीक ने नोटिस किया, उनमें से कुछ के फेस पर स्माइल भी दिख रही थी और कुछ के फेस पर क्यूरियोसिटी दिख रही थी। शायद वो ये जानना चाहते थे कि प्रतीक हार मान लेता है या फिर जीतता है। विमलेश ने समझाने के अंदाज में कहा, बेटा, ये शेखावत फैमिली है, यहाँ एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है। तुम उनसे बेस्ट हो तो प्रूफ करके दिखाओ। प्रतीक ने आंखें सिकुड़कर उन्हें देखा और अपनी चेयर पर आराम से बैठा रहा। उसने अपने सामने रखे ग्लास को उठाकर ड्रिंक का एक सिप लिया। कपाड़िया ने उसे आराम से बैठा देखकर कहा, क्यों, डर गए क्या? उठो, मुकाबला करो। तू आज जीता तो तेरी इज्जत बढ़ेगी और अगर हारा तो समझो मारा जाएगा। कपाड़िया की टोन में वार्निंग शामिल थी और वो अजीब तरह से हंस रहा था। पवित्र ने कहा, बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब समझ लो, शेखावत फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम लड़ो या ना लड़ो, मुझे तो कंचन आंटी के साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा। तुम माफी मांगो और चले जाओ यहाँ से। साफ पता चल रहा था कि पवित्र प्रतीक को शर्मिंदा करना चाहता था। अच्छा, तो ये सब मान चुके हैं कि मैं हार जाऊंगा, प्रतीक ने सोचा। प्रतीक तो फुल कॉन्फिडेंट था, लेकिन पार्थी बेहद डरी हुई थी। वो डर के मारे प्रतीक का हाथ पकड़ी हुई थी। उसे इस बात की टेंशन थी कि प्रतीक कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल से छूट कर आया था। प्रतीक अभी काफी वीक है, वो इन सब से एक साथ कैसे लड़ेगा? एसी वाले हॉल में बैठे होने के बावजूद पार्थी के माथे से पसीना बह रहा था। प्रतीक ने मामला निपटाने की जगह पहले पार्थी को रिलैक्स किया। डोंट वरी पार्थी, आई विल हैंडल इट। प्रतीक ने स्माइल करते हुए पार्थी को देखा। पार्थी ने भी स्माइल करने की कोशिश की। प्रतीक ने हॉल में बैठे सभी लोगों पर पैनी नजर डाली, फिर पवित्र को एक कोल्ड लुक दिया। उसने कहा, इन सबको यहाँ बुलाने से पहले तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए था। प्रतीक ने एक और सिप ली। प्रतीक के लिए इस तरह की सिचुएशन से डील करना कोई नई बात नहीं थी। वो बहुत बार पहले भी इन मुश्किलों का सामना कर चुका था। प्रतीक चुटकी बजाकर इतने फाइटर्स को धूल चटा सकता था, लेकिन आज उसे चिंता थी तो सिर्फ एक ही बात की,